गुड मॉर्निंग। आज का हमारा पहला टॉपिक है एंट्रीम बेल। ये जो इंटरिम बेल है, आखिर ये कार होती क्या है? देखिए, हम सभी को पता है कि जब किसी कोई एक अक्यूज्ड, पुलिस जब किसी को अक्यूज्ड बनाती है, कस्टडी के अंदर लेती है, तो वे पुलिस की कस्टडी से जाने से पहले एक बेल कोर्ट के अंदर दायर कर सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि बेल वे चीज होती है जो किसी अक्यूज्ड को, किसको? अक्यूज्ड को, ये अभी तक मात्र अक्यूज्ड है, इसके ऊपर जो इल्जाम है भी साबित नहीं हुआ। किसी अक्यूज्ड को जेल में जान रखने के लिए जो प्रोसेस होता है, उसे स्किप कर देना ही बेल है। यानी कहने का मतलब ये है, बेल के अंदर जो जेल में रखने के लिए या फिर पुलिस की कस्टडी हो या फिर मजिस्ट्रेट की कस्टडी हो, दोनों से इस बेल के अंदर छूट मिल सकती है। ये जो छूट मिलना है ना, यही बेल है। अब इसके अंदर जो ये वर्ड लगा है ना पहले, एंटरिंग, ये इसे थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है। डिफरेंट कैसे बना देता है? एक तो होती है बेल, सिंपल बेल जिसे हम कहते हैं एंटिसिपेटरी बेल, और दूसरी होती है एंट्रीम बेल। एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम एंटिसिपेटरी बेल लेते हैं, उसके अंदर कोर्ट को तो सुनवाई करनी पड़ती है, देखने पड़ते हैं सभी के सभी तथ्य फैक्ट्स कि क्या हम जिस अक्यूज्ड को बेल पर छोड़ रहे हैं, वे कुछ ऐसा तो कहीं कर सकते, उसके पास कोई ऐसी पावर तो नहीं है जिससे वे जो फैक्ट्स है केस के, उन्हें वे विचलित कर सके या हटा सके वहां से, जिससे आगे केस सोल्व ही ना हो। तो उन सभी फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए जब कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल का डिसीजन लेती है, उस दौरान पुलिस उस अक्यूज्ड को जेल में जेल ना रखे, पुलिस कस्टडी में ना रखे या मजिस्ट्रेट की कस्टडी में ना रखे, उसके लिए एंट्रीम बेल ली जाती है। तो जैसे एंट्रीम गवर्नमेंट होती है ना, रियल गवर्नमेंट मतलब जो प्रॉपर 5 ईयर गवर्नमेंट होती है, जो इलेक्शन के बाद आने वाली होती है, जनरल इलेक्शन के बाद आने वाली होती है, जनरल इलेक्शंस के टाइम पर जो गवर्नमेंट है वे एंटरिम गवर्नमेंट के रोल में आ जाते हैं। सिमिलरली ये बेल भी वैसी होती है। जो प्रॉपर बेल है, एंटिसिपेटरी बेल, उसे मिलने से पहले, जब उसे मिलने का प्रोसेस चल रहा होता है, उस टाइम पर हम एंटी मतलब अक्यूज्ड जो है वे एंटिसिपेट एंट्रीम बेल ले लेता है, जिससे उस टाइम पर भी, जैसे मान लिया अगर उसे एंटिसिपेटरी बेल मिलने में 7 दिन लग गए, तो उन 7 दिन में भी पुलिस उसे जेल के अंदर नहीं रख पाएगी, अपनी कस्टडी में नहीं रख पाएगी, उसके लिए एंट्रीम बेल ली जाती है। अब ये बेल का प्रोविजन किया क्यों गया है? तो मैं समझिए सभी, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है लिबरल, एंड लिबरल के थ्रू हमें मिलते हैं राइट। आइडियोलॉजी लिबरल और लिबरल के थ्रू हमें मिलेंगे ये आइडियोलॉजी के थ्रू राइट्स। ये राइट्स मिलेंगे, अब इनका सेफ गार्ड होना बड़ा जरूरी है। कोर्ट ये भावना के ऊपर नहीं चलता है कभी भी, कि लग रहा है कि ये बच्चा मासूम था, इसने थोड़ी ना क्राइम किया होगा, तो इसे तो जेल के अंदर या कोई सजा मिलनी नहीं थी, कोई तो भी इसी के ऊपर नहीं चलती। या फिर ये व्यक्ति थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे इसने जरूरी क्राइम किया होगा, इसे तो पक्का पक्का जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सजा देनी होगी। कोर्ट के अंदर ये सब नहीं चलता है। कोर्ट के अंदर चलेंगे हमेशा एविडेंस, क्योंकि कोर्ट जो है वे पर्सन बेस्ड डिसीजन देता है। हर पर्सन को सेंटर में रखते हुए उसने क्या सच में कोई क्राइम किया होगा, क्या उसने सच में किसी के साथ इनजस्टिस किया है, ये देखकर कोर्ट एविडेंस के बेस पर तब डिसीजन लेता है। अब यहाँ पर है ना, दो चीजें कंफ्लिक्ट में आ जाती है, एक डायलेमा में आ जाती है। कौन से डायलेमा में आ जाती है? जब भी क्राइम होता है, क्राइम हमेशा ध्यान रखना किसी एक पर्सन के ऊपर नहीं होता, क्राइम हमेशा सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। मान लिया किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन के डेथ, मतलब किसी को किल कर दिया, किसी की डेथ हो गई किसी के कारणवश, जरूरी नहीं है कि भाई इंटेंशन रही हो नहीं रही हो, ये सब कोर्ट देखेगा एविडेंस के बेसिस पर मान लिया किसी की डेथ हो गई है और उसके अंदर किसी पर्सन को एक्यूज्ड बनाया गया है। अब मन में सवाल क्या आना चाहिए, भाई इस पर्सन की तो डेथ पहले ही हो चुकी है, अगर इस पर्सन ने सच में इसे मारा भी होगा,
तो दूसरा जो ये पर्सन है, अगर इसे सजा मिल भी जाती है तो इस पहले वाले जिसकी पहले ही डेथ हो चुकी है उसे मिलेगा क्या? ये तो पहले डेथ हो गया, अपने अपने अलग अलग धर्मों के अनुसार, जहाँ कोई डूम्सडे का इंतजार कर रहा होगा तो कोई स्वर्गीय में होगा। तो इस पर्सन ने जो इस किसके साथ किया है, जिसकी पहले से डेथ हो चुकी है, तो उसे मिलेगा क्या अब? वे तो जा चुका है ना इस दुनिया को छोड़ के। तो हमेशा ध्यान रखना, क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, किसी एक पर्सन इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं। जब किसी ने इसने इस व्यक्ति की डेथ, मतलब इस व्यक्ति को किल किया, तो वे सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट डालेगा क्या? सोसाइटी के अंदर फियर डाल देगा कि क्या हम किसी, आप अपने जीवन को अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते कि किसी को कोई और आएगा और हमें मार के चला जाएगा? ये सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम होगा। सोसाइटी के अंदर जो स्थिति बनी हुई थी वे बिगाड़ के चला गया, मतलब वे बिगाड़ दी इनके बीच में, जो ये जो भी हुआ है उस स्थिति बिगड़ने के अलावा जो सोसाइटी के अंदर जो का वो लोगों की मनस्थिति थी वे बिगड़ गई। तीसरा, लोगों का एटीट्यूड बदल गया इस चीजों को देखने का। चौथा, लोगों के अंदर फियर आ गया। ये सब के सब ये क्राइम की कैटेगरी के अंदर आएंगे, और ये जो क्राइम हुआ है ये सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है। अब जो सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है, तो जब इस व्यक्ति के ऊपर केस वगैरह चलाया जाएगा और लास्ट में अगर साबित हो जाता है कि इसने इसी व्यक्ति को इंटेंशनली किल किया था, तब इसे जब सजा मिलेगी तो ये सोसाइटी के हित में होगी, और सोसाइटी को यह अनुभव होगा कि हमें फियर करने की जरूरत नहीं है, हमें अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी के अंदर जो थोड़ा बहुत चाउस वगैरह हुआ था उसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास जस्टिस सिस्टम है। उस जस्टिस सिस्टम के अंदर जुडिशरी ने हमें जस्टिस दे दिया है, तो स्थिति दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। बट जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा, उस प्रोसेस के अंदर इस व्यक्ति के भी तो राइट है। सोसाइटी वर्सेस अक्यूज्ड पर्सन के राइट, अक्यूज्ड पर्सन के जो राइट है, क्यों इसके राइट्स क्यों है? क्योंकि ये भी तो ह्यूमन बीइंग है ना। जो राइट्स मिले हैं वे इंडिया के अंदर एक तो पर्सन को मिले हैं, चाहे वे नेचुरल हो या फिर नेचुरल ना होने के बाद मैन मेड हो। इसके अलावा दूसरा, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस हमारे सिटीजन्स हो, सिटीजन्स को थोड़े ज़्यादा राइट्स मिले हैं पर्सन से भी। अगर ये पर्सन इंडिया का सिटीजन होगा, और या फिर सिटीजन ना भी हो, मात्र पर्सन ही हो, चाहे नेचुरल या ह्यूमन मेड हो, तो अब ये अक्यूज्ड बनाया गया है, इसके राइट्स भी तो इफेक्ट हुए ना। एविडेंस अभी चर्चा में लिए जा रहे हैं, अभी कुछ साबित हुआ नहीं है। अभी ये साबित नहीं हुआ है कि इसने सच में इसे इंटेंशनली किल किया था। तो इस पर्सन को अगर जेल में रख लेते और केस चल जाता है 10 साल, तब तो इसके लिए तो ये सजा ही होगी ना। चलो मान लो 10 साल में केस चल गया, एक ही साल, एक साल में तो 365 दिन हुए ना, इसके तो 365 दिन गए ना। 365 दिन ही के क्यों गए, इसका टाइम ही क्यों गया, इसकी इमेज भी तो गई ना। इसके परिवार का इसके प्रति एटीट्यूड भी तो बदल गया ना। इसका खुद को प्रति देखने का एटीट्यूड भी तो बदल गया ना। इसका जस्टिस सिस्टम को देखने का एटीट्यूड भी तो बदल गया ना। इसका सोसाइटी को अपनी तरफ अगेंस्ट करने का एटीट्यूड भी तो बदल गया ना। अब ये व्यक्ति अगर अक्यूज है और इसने कुछ क्राइम नहीं भी किया होगा, फिर भी अगर ये सजा पा जाता है, तो इसके साथ तो इनजस्टिस हो गया ना। और इनजस्टिस एनीवेयर इज इनजस्टिस एवरीवेयर। अगर कहीं भी इनजस्टिस है तो वे सभी जगह इनजस्टिस माना जाएगा। और अगर इस व्यक्ति के साथ इनजस्टिस हो गया और इसने बाद में कुछ गलत कदम उठा लिया, तो आपने सुसाइड वगैरह कर लिया, क्योंकि सोसाइटी से इसका मोह भंग हो जाएगा, देन उसका परिवार से मोह भंग हो जाएगा, खुद से मोह भंग हो गया तो अगली मॉर्निंग ये सुसाइड कर लेगा। अगर इसने सुसाइड नहीं भी किया, तो ये अगर क्रिमिनल सेक्टर के अंदर आ गया, यानी ये कहता है कि मैंने अभी तक क्राइम नहीं किए थे, फिर भी मुझे सजा मिली, तो अब तो मैं क्राइम करूंगा। अगर इसकी मनस्थिति ऐसी बन गई, हमारा सिस्टम इसे ठीक करने के बजाय अगर बिगाड़ देता है, तब भी तो ये सोसाइटी के लिए और ज्यादा खतरा हो जाएगा ना। तो अक्यूज्ड पर्सन है, उस अक्यूज्ड पर्सन को तो एटलीस्ट बेल मिलनी चाहिए ना। इसीलिए राइट्स एंड सोसाइटी के बीच की इस डायलेमा को बैलेंस करने के लिए बेल का प्रोविजन बनाया गया है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब चलिए जल्दी से अपना जो लिखा हुआ है ये पढ़ लेते हैं। ये एंट्रीम बेल, कितना बढ़िया वर्ड है ना, एंट्रीम। देखो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ना, उसके अंदर सभी चीजों के लिए, सभी बारीक से बारीक की चीजें क्यों ना कोई प्रोविजन किया गया है, ताकि जो चीजें कन्फ्लिक्ट में लगती है उन्हें कन्फ्लिक्ट की चीजों को भी सोल्व किया जा सके, और जो चीजें डायलेमा है, डायलेमा को एथिक्स के जरिए ही सोल्व किया जा सके, जिससे दोनों के दोनों डायलेमास के बीच में जो मुद्दे या इश्यूज हैं दोनों साइड के, दोनों पक्षों के, वे दोनों को इस तरह सोल्व किया जा सके कि उनकी आइडेंटिटी भी बनी रहे, और आइडेंटिटी बनने के साथ साथ जो डायलेमा है वे भी सोल्व हो जाए। तो ये इंडिया के ना कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी अच्छी विशेषता, बड़ी अच्छी।
हमेशा से एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या कहते हैं, जो कन्फ्लिक्ट वाली चीजों को अगर एड्रेस कर पा रहा है, तो यानी वे कॉन्स्टिट्यूशन कभी इस देश को ऐसी जगह पर संकट में नहीं छोड़ेगा जहां पर कोई और काम ना कर रहा हो। मेरे कहने का मतलब है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन चीजों को ऐसी जगह पर भी डायरेक्शन दे पा रहा है जहां पर सब कुछ चीजें एक दूसरे के अगेंस्ट लग रही हैं, तब वे कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी उस कंट्री को ऐसे डायलेमा के अंदर नहीं छोड़ेगा जहां पर ऐसी सिचुएशन आ गई हो जहां पर दूसरा नया रास्ता मिल नहीं रहा हो। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है। चलिए अब अपने ये पढ़ लेते हैं एंट्री मेल, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने ना जो आसाराम है उसकी जो बेल है, एंट्रीम बेल है, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंड क्यों किया गया है? एक्सटेंड किया गया है मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, कि मेडिकल उनके जो लॉयर उन्होंने कहा कि ये मेडिकली अभी फिट नहीं है, इनका हेल्थ ठीक नहीं है, उस बेस के ऊपर इनकी एंट्रीम बेल को एक्सटेंड किया गया है 1 महीने के लिए। तो उनके जो लॉयर है उसने तीन तीन महीने की डिमांड की थी, पर सिर्फ 1 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो एंट्री बेल है कि ये एक टेम्परेरी शॉर्ट बेल है जो ग्रांट की जाती है रेगुलर और एंटिसिपेटरी बेल से पहले, जब तक उसका डिसीजन नहीं होता उससे पहले। ये किन सिचुएशंस के अंदर ग्रांट की जा सकती है? सिचुएशन ग्रांट की जा सकती है अगर मेडिकल इमरजेंसी हो तब, और अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो कोर्ट डिसाइड करेगा। इसके अलावा राइट टू लाइफ और सर्व इलनेस ऑफ द अक्यूज, राइट टू लाइफ का इशू अगर इसके अंदर इमर्ज हो गया हो तब की जा सकती है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है आर्टिकल 21, अवेलेबल टू ऑल पर्सन इंक्लूडिंग कन्विक्ट्स एंड अंडर ट्रायल। ये सभी पर्सन को अवेलेबल है, चाहे वे कन्विक्ट से क्यों ना हो और अंडर ट्रायल से क्यों ना हो। इंक्लूडिंग राइट टू हेल्थ रिकॉग्नाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये जो राइट टू हेल्थ है इसके अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 39A है जो एंश्योर करता है फ्री लीगल एड एंड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल इंक्लूडिंग प्रिजनर्स एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। ये बेल के प्रोविजन है ना, ये सभी पर्सन के लिए अवेलेबल है, चाहे वे क्या कहते हैं जो प्रिजनर्स या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। जो ये आर्टिकल 39A है ना, ये फ्री लीगल एड सिस्टम देता है इंडिया के अंदर। क्यों देता है? क्योंकि हो सकता है कि हर पैसे के चक्कर के अंदर प्रिजनर्स या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जिन्हें अक्यूज्ड बना दिया गया हो, वे जस्टिस सिस्टम के दायरे के अंदर ना आ पाए। कहने का मतलब ये है कि वे इनजस्टिस का शिकार हो जाए सिर्फ इसी कारण कि उनके पास पैसे नहीं है। अब जुडिशियल पावर क्या हाई कोर्ट की रिलेटेड, तो आर्टिकल 226 है, जुडिक्शन है हाई कोर्ट के पास। फिर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए अपने रिट इश्यूज कर सकता है, लाइक हैबियस कॉर्पस। ये सभी के सभी जो आर्टिकल एंड सेक्शन है ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ जुड़ते हैं। इसके अलावा आर्टिकल सेक्शन 439 है ऑफ सीआरपीसी, ये भी एम्पावर करता है हाई कोर्ट कौन सेशन कोर्ट को ग्रांट बेल इन ऑल ऑफेंसेज, बेल को सभी ऑफेंसेज में ग्रांट करने के लिए, चाहे वे हीनियस क्राइम्स लाइक रेप एंड मर्डर ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि अभी तक व्यक्ति अक्यूज है, उसके ऊपर वो क्राइम साबित हुआ नहीं। कोर्ट कंसीडर करता है नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस, जो ग्रेविटी एंड नेचर है उसे कोर्ट पहले कंसीडर करेगा। फिर हेल्थ कंडीशन देखा जाएगा कि एक्यूटी कैसी है, और फिर रिस्क कैसी है उसके भाग जाने की या फिर अपने विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की, तब उसके बाद कोर्ट डिसीजन लेगा। ये सब हम चीजें ऊपर देख चुके हैं। अब अगला अगला टॉपिक है हमारा ग्रेट हॉर्नबिल। आप सभी को पता होगा ग्रेट हॉर्नबिल एक इंग्लिश की बुक के चैप्टर के अंदर भी है। एक्चुअली चैप्टर का नेम यही होता था, कौन सी 6th 7th की जो बुक होती थी उसके अंदर चैप्टर का नेम होता ना, या 11th 12th के जो सीबीएसई का सिलेबस उसके अंदर हॉर्नबिल। अब क्या हुआ है ना कि केरल के अंदर जो हॉर्नबिल ये मिलता तो है, ये जो हॉटस्पॉट रीजन है वहां पर ये कोस्टल एरिया के अंदर आ गया है। अब ये कोस्टल एरिया के अंदर आ गया है तो कुछ क्वेश्चन इमर्ज हो गए हैं। क्वेश्चन कैसे इमर्ज हो गए हैं? क्वेश्चन ये इमर्ज हो गए हैं कि हम इतना इफेक्ट डाल रहे हैं नेचर के ऊपर कि इन्हें अपने हैबिटेट को छोड़कर यहाँ आना पड़ रहा है। यानी हैबिटेट लॉस हो गया है क्या इनका? अगर इनका हैबिटेट लॉस हो गया यानी हमारा बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर हमारा बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, यानी हमारा पॉलिसी फेलियर हुआ है। अगर हमारा पॉलिसी फेलियर हुआ है कि यानी इसके ऊपर जो हम इतना बजट डाल रहे हैं, ये इतने मैन पावर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर जो हमारा पूरी पॉलिसीज और एनवायरनमेंट का कंसर्न के ऊपर हम डेवलपमेंट को भी थोड़ा सा साइड में कर देते हैं कभी कभी, या उसके पहले चलाने की कोशिश करते हैं, यानी ये सब कुछ फेल होता जा रहा है।
ऐसा क्या है कि ये भाई यहाँ पर कोस्टल एरिया के अंदर आ गए, अपना हैबिटेट छोड़कर नेचर इनका डिस्टर्ब हो गया क्या इतना ज्यादा? यानी ये एक हमारे जो डेवलपमेंट के साथ वो कन्वर्ज करने वाला आइडिया है, हो गया, बन गया है कि ये हमारा नेचर को हमने इतना ज्यादा खराब कर दिया है, हमारा डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट होने के कारण हम इनने नेचर को इतना ज्यादा खराब कर दिया है कि इनके हैबिटेट ही लूज होते जा रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर इमर्ज होकर आ रहे हैं, ये सभी देखते हैं इसके अंदर। देखो ये मेल हॉर्नबिल एक मिला है केरला के अंदर, देखा गया है कोस्टल एरिया के अंदर। कोस्टल जरूरी है क्योंकि अपने जंगल को छोड़कर, अपने हैबिटेट को छोड़कर कोस्टल एरिया के अंदर आ गया। ये एक बड़ा रेयर ओकरेंस है इसकी, कि अपने कोस्टल, अपने टिपिकली फॉरेस्ट हैबिटेट से बाहर दी गई अनयूजुअल साइट है, जो कंसर्न बना देती है हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। इसका जो साइंटिफिक नेम है ये ब्यूक्रोस बाइक्रोनिस है। ये इसका जो स्टेटस है आईयूसीएन का, भी वल्नरेबल है। ये सब यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। इसका जो लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है अभी वही शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 के तहत मिला हुआ है, और इसे ग्रांट मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी गई है इंडियन लॉज के तहत, क्योंकि शेड्यूल 1 का पार्ट है। अब ये स्टेट बर्ड है केरला का और अरुणाचल प्रदेश का, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो हैबिटेट प्रेफरेंस है, ये हमेशा प्रेफरेंस करेगा एक एवरग्रीन यानी सदाबहार मोइस्ट, यानी मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट को, यानी सदाबहार मोइस्ट डेसिडियस पर्णपाती वनों को ये प्रेफर करता है। फाउंड मिलता है ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर। वेस्टर्न घाट के अंदर जो स्पेसिफिक एरियाज है वे साइलेंट वैली के अंदर, अरालाम के अंदर, नीलियाम पथी के अंदर, और अथीरापिपली के अंदर, और परम बीकुलम के अंदर। ये रेयरली सी देखा जाता है कोस्टल एरिया के अंदर, जो अभी देखा गया है, कल न्यूज बनी थी इसके ऊपर। अब ये इकोलॉजिकल रोल क्या है इसका, ये सीड डिस्पेर क्या कहते हैं, जो देखो, जो मधुमक्खी हो गई, जो वो छोटे कीट हो गए, कृतंक हो गए, और जो बर्ड्स हो गया, ये दोनों के दोनों एयर के थ्रू, या फिर हम अपनी उड़ान जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर जाते हैं तो अपने पंखों के अंदर, जैसे एक पेड़ के अंदर बैठ गए, उसके अंदर जो बीज वगैरह होंगे उसके फूलों के, भी उसके पंख वगैरह पर चिपक गए। और जब ये दूसरे पेड़ के ऊपर जाएंगे तो वे जो बीज वगैरह है, इसके जो पंख वगैरह शरीर के ऊपर चिपके हुए, थोड़े बहुत इसके ऊपर गिर जाएंगे। इससे क्या होगा कि इसका जो मेल का पार्ट है वे यहाँ पर जो फीमेल का पार्ट होगा उसके साथ कन्वर्ट करके यहाँ पर दूसरे जन्म देगा, यानी नया बीज बना देगा, नया फल बनाएगा, जिससे और ज्यादा पेड़ पौधे दूसरी जगह पर फैलेंगे, डिस्पर्स होंगे। ये तो सीड फैलाने का काम करता है बड़े मात्रा में फॉरेस्ट के अंदर। ये इंडिकेटर है स्पीसीज के लिए, जो फॉरेस्ट कैनोपी की हेल्थ को बताते हैं, फॉरेस्ट की हेल्थ कैसी चल रही है उसका इंडिकेटर है ये मेंटेन हेल्प करता है, मेंटेन में क्या, बायोडाइवर्सिटी को, फॉरेस्ट की रीजनरेशन को। इसका ब्रीडिंग बिहेवियर का, ये जो फीमेल है ये सील्स हर सेल्फ इनसाइड ट्रीज कैविटी नेस्ट यूजिंग मर्स ड्रॉपिंग एंड पल्प। एक्चुअली करते क्या है ना, जैसे कि ये मान लीजिए ये पेड़ है, और ये उसने यहाँ पर इन्होंने घोंसला बना रखा अपने पेड़ के अंदर। जो इनकी मादा होगी ना, मादा हॉर्नबिल, वे क्या करेगी, वे जब उसे जन्म देना होगा, अंडे देने होंगे, वे इस बिल के अंदर अपने जो घर अपना घोंसला है, इस घोंसले के अंदर अपने चले जाए बैठ जाएगी। और बैठने के बाद अब अंदर से ही अपने आप को बंद करना शुरू कर देगी कीचड़ के द्वारा इस पूरे घोंसले को। बाहर से जब थोड़ा बहुत रह जाएगा, इसका जो हस्बैंड होगा, कहेगा जो मेल होगा, इस मेल पार्टनर है, वे भी इस घोंसले को बाहर से बंद कर देगा। यानी ये पूरे पूरे के पूरे जब तक अपना इसका ब्रीडिंग सिस्टम चलेगा तब तक ये अपने घोंसले के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, वहीं पर अपने बच्चे की सुरक्षा करती रहेगी और वहीं पर अपने अंडों को जन्म देगी। तब खाना पीना क्या करेगा, उसका जो भी सारा खाना पीना वे मेल लाकर इसे बार बार दिया करेगा हर रोज। यहाँ पर थोड़ा सा जगह बनाई जाएगी, उस जगह के अंदर से दे दिया जाया करेगा। तो मेल बाहर से खाना पहुंचाएगा, फीमेल हमेशा से घोंसले के अंदर बंद रहेगी। एक यूनिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है जो हाईली डिपेंडेंट होती है मैच्योर ट्रीज के ऊपर, जो जिसकी लार्ज कैविटी हो। ओके, तो अब ये यही कंसर्न बनता है हमारे डेवलपमेंट हम करते जा रहे हैं, हम बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में नहीं रख रहे। अगर बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में नहीं रखेंगे तो जो हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट धरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अगर बिगड़ गई तो हमारा प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा, और अगर हमारा प्रोटेक्शन खत्म हो गया तो जब नेचर हमसे बदला लेगा ना, तब हमारा डेवलपमेंट डिजास्टर के रूप में पूरा तहस नहस हो जाएगा। और जब ऐसे कंसर्न निकल कर आते हैं, ये बताते हैं कि हमारा पॉलिसी फेलियर है। पॉलिसी फेलियर अगर हो रहा है तो हमें जरूरत है कि हम पॉलिसी का जो सर्कल होता है, जिसमें फीडबैक से लेकर हमारे पॉलिसी मेकिंग की स्टार्टिंग तक थिंकिंग होती है,
इस पूरे के पूरे सर्कल को दोबारा से सोचने की जरूरत आ जाती है। ऐसे ही करके हमारा आज का तीसरा टॉपिक है इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली हुआ क्या है ना, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया 1 लाख करोड़ रिसर्च के लिए पैसे। तो यहाँ पर एक कंसर्न दिखाया गया, कंसर्न ये दिखाया गया है कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम से अमाउंट इंक्रीज कर दोगे तो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, तो आपने सुना था कि भाई पैसों की कमी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो पैसे ही चाहिए होते हैं तभी तो उसकी रिसर्च होगी। अब हम पैसे भी दे, मतलब अब गवर्नमेंट पैसे भी दे रही है तब भी ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सिर्फ पैसे सफिशिएंट नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम है, भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर कंसर्न बताया है राइटर ने, राइटर कहता है कि अब सिर्फ पैसे ही पर्याप्त नहीं है, यहाँ पर कुछ और भी कंसर्न है जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। क्या, वे सभी के सभी कंसर्न अभी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये कंटेक्ट यही है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया 1 लाख करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए, जो स्कीम है किसके अंडर है, आप सभी को पता होगा पिछले साल अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की नींव रखी गई थी, इसके अंडर ये स्कीम चलाई गई है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज करना है प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने से देखिए क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के बाद 1991 के बाद जैसे कि ये जो कोई कार्य हो रहा, पहले इसमें क्या था कि सब कुछ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती थी, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये काम आगे बढ़ रहा था। पर क्या है 1991 के बाद जो गवर्नमेंट का रोल है वे दोहरा हो गया, डबल हो गया। डबल क्या हो गया है, गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम किया तो है, तो ये नहीं किया कि इन्वेस्टमेंट कभी बिल्कुल ही जीरो कर देगा। यानी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अभी भी करेगी पर वे थोड़ा कम करेगी, ठीक है। और साइड में प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाने की कोशिश करेगी। तब इससे होगा क्या, गवर्नमेंट का भी यहाँ पर दो रोल आ जाएंगे, पहला खुद ही इन्वेस्टमेंट करना, और दूसरा रोल आ जाएगा जो प्राइवेट सेक्टर ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर रेगुलेटर की भूमिका निभाना। यानी गवर्नमेंट अब अपने आप को थोड़ा सा पीछे की तरफ रोल डाउन करके और प्राइवेट सेक्टर के रेगुलेटर के रूप में आगे आ रही है। देखो ये दोहरी भूमिका हो गई, पहला खुद को थोड़ा सा रोल डाउन के पीछे किया, फिर जो प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज करके उसकी रेगुलेशन करने के लिए रेगुलेटर के रूप में आगे आई है ऊपर से। यानी अब यहाँ पर गवर्नमेंट 1991 के बाद डबल रोल के अंदर आ गई है। उस डबल रोल के थ्रू ही गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। जो हैवी रिलायंस है गवर्नमेंट के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग का, उसे शिफ्ट किया जाए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। अभी लगभग 70% गवर्नमेंट ही पूरा का पूरा इसके अंदर फंडिंग करती है। ये गवर्नमेंट चाहती है कि 70% गवर्नमेंट ना करके 70% प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर पार्टिसिपेशन करे। तो इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम क्या है इंडिया का, इंडिया का इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर 0.7% ऑफ जीडीपी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करते हैं। जो ओईसीडी कंट्रीज है वे एवरेज 2 से 3% अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की कंट्रीज जो यूरोप के अंदर है जिसका मुख्यालय। अब इंडिया को यहाँ पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि रिसर्च क्या है ना, जैसे कि ये कोई कंट्री है, मान लेती है एक गाड़ी को हम एक कंट्री मान लेते हैं, उस गाड़ी के अंदर क्या बढ़िया गाड़ी बनाई है ना मैंने। मान लीजिए ये एक कोई गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर एक ये नेशन या राष्ट्र के रूप में एक गाड़ी है जिसे डेवलपमेंट के पाथ पर आगे बढ़ना है। उस डेवलपमेंट के पाथ पर आगे बढ़ते टाइम जो इसका जो गियर्स होंगे ना, गियर जो लगे होंगे इसके अंदर, यहाँ पर पिक्सल्स वगैरह के अंदर, यहाँ पर जो गियर है वे गियर का काम करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा ना तो ये गियर नहीं बदल पाया। गियर बदलने का मतलब क्या है, ये हमेशा फर्स्ट गियर पर ही चलता रहेगा। अगर इसे फर्स्ट से सेकंड गियर के ऊपर आना है तो इसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए अपने आप को आगे टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। अगर थर्ड गियर में आना है तो और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और फोर्थ गियर में आना है तो और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो किसी भी नेशन का जो गियर होता है ना वे होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम अपने जीडी का 0.7% ही दे पाते हैं। यानी हमारा जो गियर है ना भाई, तो फर्स्ट या सेकंड गियर ही चल रहा है अभी के समय। और जो ओईसीडी कंट्रीज है वे 2.3% दे देती है अपने फंडिंग इसके अंदर। हमारा फंडिंग का पैटर्न क्या है, पैटर्न ये कि 70% जो है गवर्नमेंट फंडिंग है और 30% प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग है। इन कॉन्ट्रास्ट के अंदर जो यूएसए है और साउथ कोरिया जापान है उसमें जो प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन है 60% से भी ज्यादा है।
अब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बनाई गई थी उसके अंदर एस्टेब्लिश की गई थी अनुसंधान रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 के थ्रू। ये मॉडल ऑन द यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के ऊपर मतलब इससे प्रेरित है। फोकस इसका क्या है? फोकस है फंड एंड कोऑर्डिनेट बेसिस रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। फंड एंड कोऑर्डिनेट यानी फंड के जरिए और कोऑर्डिनेट यानी समावेशी एक दूसरे के साथ समावेशन करते हुए रिसर्च की जानी है। कहाँ पर? यूनिवर्सिटीज में और रिसर्च के इंस्टीट्यूशन के, यानी रिसर्च और इंस्टीट्यूशन को यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च होगी उसे फंड देगी और उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कराएगी। इंटेंडेड टू कैटलाइज इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, यही कोलैबोरेशन को करने के लिए इंटेंडेड है। अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या आते हैं इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इकोसिस्टम के अंदर? तो चैलेंजेस सबसे पहला आता है कि रिस्ट्रिक्टिव एलिजिबिलिटी। देखो जो मैंने कहा था ना यहाँ पर राइटर चैलेंजेस गिनाएगा, तो पहला चैलेंज यही है कि रिस्ट्रिक्टिव एलिजिबिलिटी। क्या एलिजिबिलिटी? तो मैनी पब्लिक स्कीम्स है ना वे एक्सक्लूड कर देती है हाई रिस्क को अर्ली स्टेज इनोवेशन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक है ना, मान लीजिए 9 स्टेजेस में बांटा होता है हमें रिसर्च को। उन 9 स्टेजेस में से गवर्नमेंट कहती है हम आपको फंडिंग तब करेंगे जब आप स्टेज 4 पर आ जाओगे, यानी जब आप अपनी रिसर्च का आधा काम पहले से खुद से पूरा कर चुके होगे तब आपको फंडिंग दी जाएगी ताकि आप स्टेज 9 तक जा सके। ये हाईएस्ट स्टेज है जिसके अंदर रिसर्च ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। अब स्टेज 4 तक आने से पहले हमें स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 कंप्लीट करनी पड़ेगी। और आप सभी को पता है कि स्टेज 1 किसी भी कार्य की सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। देन स्टेज 2 उसे आधार बना कर देगी और स्टेज 3 उसे थोड़ी सी स्पीड देगी। पर गवर्नमेंट कह रही है हम तो आपको सिर्फ स्टेज 4 पर आने के बाद ही वो फंडिंग देंगे। तो इससे कंसर्न क्या उभर कर आते हैं? जो जो स्टार्टअप वगैरह इनोवेशन वगैरह हो रही है वे जब स्टार्ट स्टेज फर्स्ट ही नहीं कर पाएंगी तो स्टेज 4 तक आएंगी कैसे? यानी रिसर्च के अंदर ये एक लिमिटेशन आ जाएगी। अब गवर्नमेंट का स्टांस क्या है? गवर्नमेंट का स्टांस ये भाई 140 करोड़ है ना, 140 करोड़ के अंदर मान लिया ज्यादा नहीं तो यह 50 लाख रिसर्च तो होकर रहे होंगे लोग। 50 लाख लोगों की रिसर्च कर दिया, अगर सभी को फर्स्ट स्टेप से ही फंडिंग कर दिया जाए तो उसके अंदर एक तो करप्शन बढ़ेगा और करप्शन को पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस फंडिंग को एज ए रिजल्ट नहीं देखा जा सकता है। फंडिंग को सिर्फ एज ए मतलब प्रोत्साहन देखा जा सकता है कि हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। रिसर्च हो रही है तो उसका पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। और इन 50 करोड़ में से अगर 10 करोड़ लोगों ने भी नेगेटिव दिखा दिया आपने उसके, तो जो गवर्नमेंट ने फंडिंग दी गई तो बेकार गई नहीं, यानी गवर्नमेंट को कद्दू बना दिया गया ना यहाँ पे। इसी कारण गवर्नमेंट की स्टेज 4 के अंदर देती है। तो अब इससे होगा क्या? इससे यही होगा कि पहले के पहले जो फर्स्ट स्टेज 1, 2 एंड 3 है उसके लिए कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ढूंढनी पड़ेगी और ये मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे भारत के अंदर रिसर्च डेवलपमेंट है थोड़ा सा कम रह जाता है। और इसके अलावा दूसरा उन्होंने रीजन क्या दिखाया? दूसरा रीजन ये कहा है उन्होंने, लैक ऑफ मिलिट्री एंड टेक्निकल कॉम्प्लेक्स। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि इंडिया जो डेवलपमेंट नेशन है उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा इसीलिए है क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी उन दोनों का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। मतलब क्या है? यानी जो वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गई है ना वे मिलिट्री पर्पज के लिए की गई थी। यानी जो मान लीजिए अगर सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बनाई गई है राफेल की, जिसके अंदर राफेल के अंदर जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डाली गई है, वे जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वे सबसे पहले डाली गई थी अपने मिलिट्री पर्पज के लिए। उस मिलिट्री पर्पज के लिए तब जब वे कामयाब हो गई है, जब उसे पब्लिक स्पेयर के अंदर जो कॉमन पर्पज है उनके लिए उनके अंदर डाल दिया गया। यानी जो पहले जो इनोवेशन करने का जो मोटिवेशन था वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वे था मिलिट्री पर्पज के लिए की गई है। मिलिट्री पर्पज के बाद वे टेक्निकल जो चीजें हैं उन्हें नॉर्मल बैकग्राउंड के अंदर सोसाइटी के अंदर दूसरी जो समान यूज की चीजें होती है उसके अंदर डाला गया है। तो अब यहाँ पर इंडिया के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। इंडिया के अंदर मिलिट्री और टेक्नोलॉजी का जो संबंध दूसरे विकसित राष्ट्रों के अंदर था वे यहाँ पर नहीं है। अगर तो वे ये संबंध नहीं है तो इससे कंसर्न क्या उभर का है? कंसर्न ये उभर का है कि इंडिया है ना फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर उतना ज्यादा पैसे खर्च कर नहीं पाता है, क्योंकि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स इंडिया के अंदर बना नहीं है। जब इंडिया के अंदर बना नहीं है तो फिर यहाँ पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग वे भी कम हो जाती है। अब थर्ड रीजन जो राइटर ने वे दिया है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है? देखो अभी थोड़े दिन पहले है ना यूएई ने भी इंडिया और बांग्लादेश के लिए जितने भी लोग हैं अगर वे लगभग 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर कर देते हैं तो वहां पर उसे गोल्डन वीजा मिल जाएगा। गोल्डन वीजा मिलने का मतलब क्या है? गोल्डन वीजा मिलने का मतलब है कि सिर्फ वे सिटीजन नहीं होंगे पर वे वहां पर
परमानेंट रेजिडेंट की तरह रह सकते हो। और वहां पर अगर परमानेंट रेजिडेंट की तरह रहेंगे तो इससे यूएई की इकोनॉमी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। क्यों बढ़ावा मिलेगा? क्योंकि वहां यूएई ने बहुत सारे घर बना दिए, बिल्डिंग्स वगैरह बना दिया, वो बिल्डिंग को किराए पर लोग लेंगे, खरीदेंगे, उनके अंदर के जो रूम्स वगैरह, घर वगैरह है, तभी तो यूएई की इकोनॉमी बढ़ेगी। और वहां पर रहेंगे तो वहां की इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेशन भी करेंगे। और ये जो सभी लोग वहां पर जाएंगे, अमीर लोग ही तो होंगे, बाहर तो कोई गरीब तबका तो वहां पर जा नहीं सकता। और वहां पर अमीर लोगों को तक अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए वहां पर बिजनेस भी करेंगे, और बिजनेस करेंगे तो यूएई का फायदा होगा। और बाहर से क्या होगा? बाहर से ड्रेन होगा अमीर लोगों का, या फिर ब्रेन ड्रेन होगा। अमीर कैसे बने? ब्रेन के द्वारा काम करके पैसे कमाकर, तभी तो अमीर अमीर बने। तो इनडायरेक्टली भारत से और बांग्लादेश से ब्रेन ड्रेन कर रहा है यूएई, अभी जो पॉलिसी बनाई है उसके थ्रू। इसके अलावा यूएसए के अंदर अगर बेहतर सुविधा वहां पर दे देता है नासा, तो इसरो के जो साइंटिस्ट है ब्रेन ड्रेन के थ्रू का शिकार होंगे। यानी हम भारत से भाई, भारत में कम अच्छी फैसिलिटी तो भारत को छोड़कर यूएसए या यूरोप के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रेन ड्रेन हो रहा। क्यों? क्योंकि करियर की सिक्योरिटी कम है, इनएडिक्वेट फंडिंग है, पुअर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अलावा क्या? उसके अलावा चौथा रीजन लेखक ने बताया है कि वीक स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग बेस है। देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए सहारा मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग से। अगर मैन्युफैक्चरिंग का जो बेस अगर वीक है, तो फिर रिसर्च करने के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगी, जो चीजें चाहिए होंगी, वे कम मिलेंगी। और वे कम मिलेंगी या बेहतर क्वालिटी की नहीं मिलेगी, तो रिसर्च भी ढंग से नहीं हो पाएगी। तो ये चार रीजन जो मेन रीजन है, ये राइटर ने यहाँ पर बताया। अब आगे का वे फॉरवर्ड क्या है? तो पहले तो है इनोवेशन को डी रिस्क किया जाए। डी रिस्क कैसे कर सकते हैं इनोवेशन को? तो कोशिश की जाए डी रिस्क किसी भी चीज को अगर नहीं भी किया जा सकता तो एटलीस्ट कोशिश तो की जाए। तो स्टेज 4 है, स्टेज 4 को छोड़ के एक ऐसा पॉलिसी बनाई जाए कि हम स्टेज फंड में ही फंडिंग देंगे स्टेज 1 में, पर उससे पहले इसका सर्वे करा लिया जाए ना कि कितनी पॉसिबिलिटी है इस रिसर्च के सफल होने की, कितनी नहीं। स्टेज 4 पर क्यों बंद है? और वैसे भी जो क्रिटिकल रिसर्च होती है उन्हें तो स्टेज 1 से ही दिया जाना चाहिए ना फंडिंग। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्लस्टर बनाए जाने चाहिए। क्लस्टर का मतलब क्या है? कुछ इनोवेशन जोन बनाए जाना चाहिए आईआईटीज में, आईआईएससीज में, आईआईएसईआर के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसे एनकरेज किया जाना चाहिए। एआई के अंदर सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोलॉजी यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज किया जाना चाहिए। इसके अलावा मिशन मोड के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाए। मिशन मोड का मतलब क्या होता है? देखो, दो चीजें होती है, एक होता है मिशन और एक होता है प्रोग्राम। दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। प्रोग्राम के अंदर है ना, एक टाइमलाइन फिक्स नहीं होती है। और मिशन के अंदर यही डिफरेंस है कि इसके अंदर एक टाइमलाइन फिक्स होगी। यानी अगर 2 साल कहे गए हैं तो 2 साल के अंदर वे मिशन कंप्लीट करना जरूरी है। प्रोग्राम हो सकता है कि सालों साल, 10-15 साल भी चलता रहे। तो इसे मिशन मोड के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को किया जा सकता है। तो इससे इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेफिनेट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम पूरे करने पड़ेंगे टाइमलाइन के अंदर, बाध्यकारी होगा। इसके अलावा रिसर्चर को सपोर्ट मिलना चाहिए। क्या क्या क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके दे, उसे कट रेड टेप, जो रेड टेप है यानी लाल फीताशाही है, उसे कट किया जाए। लाल फीताशाही वर्ड कहाँ से आया? इसका मतलब ये है कि फाइल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर गई है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी को उसके साथ भ्रष्टाचार करना है, यानी करप्शन खाना, पैसे खाने, घूस खानी है, कुछ इंटरेस्ट लेना है उसके ऊपर, तो उसके अंदर वो फाइल को बंद करके रख देता है। बंद करने का जो फीता पहले के टाइम पे होता था लाल होता था, लाल फीते से बंद करके रख दिया गया। अभी ये जो फीता है ये तभी खुलेगा जब आप हमें थोड़ा सा पैसा वगैरह दोगे, थोड़ा पैसा दोगे। करप्शन करना चाहता है तब उसे पैसा मिलेगा, तब उस फाइल का जो ऊपर बंधा हुआ है लाल धागा, इस धागे को खोल देगा। ये धागे को खोल के फाइल को जांच करने को अप्रूवल दे देगा। तो इसे कहा रेड टेपिज्म। इस रेड टेपिज्म को कट किया जाना चाहिए और स्टेबल करियर पाथ बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा जो हमारा आज का तीसरा टॉपिक है, हमारा तीसरा टॉपिक है राइजिंग मिलिट्री स्पेंड। अब देखो, हमारे वर्ल्ड में आज के समय का जो सिनेरियो बन रहा है, उस सिनेरियो को देखते हुए सभी देश ना चाहते हुए भी अपनी मिलिट्री की स्पेंडिंग को बढ़ाने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। क्यों मजबूर हो गए हैं? क्योंकि सभी देशों को अपनी डिफेंस करनी है। इसके अलावा अगर कोई ऑफेंसिव होता है, डिफेंस तो तब करेंगे ही, एक सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी बनाए रखना होगा। सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के अंदर डिफेंस का कॉन्सेप्ट आता है। अगर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को बनाए रखना है तो उसके अंदर लगेगी मिलिट्री की स्पेंडिंग। सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी भी है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी है, दोनों तरह की सिक्योरिटी है। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी खर्च करना है तो पैसे लगेगी, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर भी खर्च करना है तो पैसे लगेंगे, क्योंकि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है किसी भी कंट्री के संप्रभुता के साथ। संप्रभुता यानी उस कंट्री की सोवर्निटी,
अगर ये बर्बाद हो गई तो उस कंट्री के अंदर जो भी रिसर्च डेवलपमेंट या उसने अपने लोगों के लिए जो भी कुछ भी किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। क्यों? किसी और दूसरी कंट्री का उसके ऊपर कब्जा हो जाएगा, वे खुद कंट्री उस देश का गुलाम बन जाएगी। इसीलिए डिफेंस एंड सिक्योरिटी आज के समय में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनकर आ गए हैं, जिनके ऊपर स्पेंडिंग मिलिट्री की बढ़ गई है। अब देखना है ये कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है। कॉन्टेक्स्ट यही है कि नाटो की जो समिट हुई है उसके मेंबर्स के ने शपथ ली है कि हम अपने जीडीपी का 5% 2035 तक और अर्लियर 2035 तक अपने मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करने लग जाएंगे। पहले क्या होता करता था, पहले है ना सिर्फ 2% स्पेंड किया करते थे अपने मिलिट्री बजट के ऊपर, पर अब क्या कहते हैं, अब 5% स्पेंड करने की बात आ गई है। क्यों? क्योंकि थ्रेट है यूक्रेन इजराइल का जो संघर्ष चल रहा है उसका, ईरान जो इजराइल का संघर्ष चल रहा है इनका, और अभी जो हाल ही में इंडिया पाकिस्तान का हुआ इसका। इसे ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर क्या क्या कितना इफेक्ट पड़ा है, तो सिप्री स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट फ्रांस के अंदर है, इसने कहा है कि पहले जो टोटल ग्लोबल एक्सपेंडिचर है वे 2.5% ऑफ जीडीपी का हो गया है। जो नाटो है अकेले इसका 55% बियर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पूरी देश से दुनिया की जो जीडीपी है उसका 2.5% मिलिट्री के ऊपर आज तक खर्च हो रहा है। इतना तो हम स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च नहीं करते। स्वास्थ्य के ऊपर इंडिया का जो खर्च है अभी भी 1.9% है, और ये 2.5% तो खाली मिलिट्री के ऊपर स्पेंड हो रहा है। तो उसमें जो नाटो कंट्रीज है अकेली 55%, इस 2.5% का 55% यानी 1506 बिलियन डॉलर मिलिट्री के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या है, ऐसा इतना जो खर्चा है वे कोल्ड वॉर के टाइम पर होता तो 6.1%, इसके अलावा पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद ये 2.1% हो गया था, पर अब फिर से बढ़ रहा है। तो टॉप 5 मिलिट्री एक्सपेंडिचर कौन से कंट्रीज है? एक तो यूएसए है, फिर चाइना है, फिर रसिया है, फिर जर्मनी है, और फिर इंडिया है। इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर 86 है, और टाइम टू टाइम इसे बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर तक लेके जाया जाएगा। इंडिया का भी देख लेना अगले कुछ ही सालों के अंदर। अब इंडिया की जो डिफेंस की स्पेंडिंग कितनी भी यहाँ पर लिख दिया गया है, डिफेंस का एलोकेशन बताया गया, पब्लिक हेल्थ की स्पेंडिंग बताई गई है। पब्लिक हेल्थ के ऊपर 1.84 है, और न्यू अगर डेटा अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो 1.9% पब्लिक हेल्थ के ऊपर खर्च हो रहा है ऑलमोस्ट। और फिर भी हम अपने डिफेंस के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं वे 6.81 लाख करोड़ है। तो पूरा का पूरा बजट है उसका 13% हम अपने डिफेंस के ऊपर खर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई अपने देश की सॉवर्निटी बढ़ा के रखनी। अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो हमने बताई है उसके ऊपर टारगेट है 2.5% का, अगर हम खर्च कर पा रहे हैं अपने हेल्थ के ऊपर। ये दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखाने के लिए, डिफेंस पे हम 13% कर रहे हैं और हेल्थ के ऊपर हम 2.5% भी नहीं कर पा रहे हैं। और जो हेल्थ के ऊपर जो ओईसीडी कंट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज है, वे कम से कम 10% खर्च करती है। अब इस रिपरकशन क्या होंगे मिलिट्री के ऊपर स्पेंडिंग करने के? जो पब्लिक गुड्स है उससे क्राउडिंग आउट होगा। जब जब क्या होता है, जब गवर्नमेंट अगर उसकी स्पेंडिंग करती है ना, तो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक गुड्स के अंदर जो चीजें होती है उसका उसकी जो स्पेंडिंग है वे कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है यार? फिर अब अगर यहाँ ज्यादा खर्चा बढ़ेगा तो बजट तो सेम ही है ना, बजट तो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा ना। तो हेल्थ के ऊपर और जो एजुकेशन के ऊपर जो सरकार जो पैसे देगी वे कम हो जाएंगे ना। यही तो प्रॉब्लम है, एक जगह पैसा बढ़ेगा तो दूसरी जगह पैसा कम होगा, दूसरी जगह पैसा है वही कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, अब ये वेलफेयर का पैसा कम होगा, ये इसके रिpercussions होंगे। इसके अलावा जो यूएन का जो बजट है वे होना चाहिए 44 बिलियन, पर हो कितना रहा है? उसे मात्र 6 बिलियन मिल रहा है। क्या होना चाहिए उसका? 44 बिलियन पूरी जो दुनिया के अंदर वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए और शांति वगैरह बनाए रखने के लिए, पर उसे सिर्फ 6 बिलियन मिल रहा है। यानी अपने बजट के ऊपर तो, यानी क्या कहते हैं, लड़ाई के ऊपर तो पैसे खर्च किए जा रहे हैं पर सही कामों के लिए ऊपर पैसे खर्च नहीं किए जा रहे। इसके अलावा एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेगी ना भैया। जब आप एक तोप से गोला छोड़ रहे हो, इससे जब गोला छूटेगा तो धुआं निकलेगा ना, और ये जहां पर फटेगा, वहां पर फटेगा वहां भी तो ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन होगा, इसे बनाने में भी तो ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन होगा। ये सब कुछ नेचर को तबाह करने में लगा हुआ है। इसके अलावा अंडरमाइन चलते जा रहे हैं हमारे सस्टेनेबल और डेवलपमेंट गोल्स। कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्टेक पर है? हमारा हेल्थ का गोल स्टेक पर, हमारा क्लाइमेट का गोल स्टेक पर, हमारा पीस एंड इंस्टीट्यूशन का गोल स्टेक पर है। एक्सट्रीम पॉवर्टी बढ़ती जा रही है इसी के कारण। क्यों? क्योंकि मिलिट्री की स्पेंडिंग बढ़ रही है। मिलिट्री स्पेंडिंग क्यों बढ़ रही है यार? मिलिट्री की स्पेंडिंग बढ़ने का रीजन ये है क्योंकि इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है?
इनसिक्योरिटी बढ़ रही है भाई। इनसिक्योरिटी अगर बढ़ रही है तो मिलिट्री की स्पेंडिंग बढ़ रही है। मिलिट्री की अगर स्पेंडिंग बढ़ रही है तो उसके कारण जो दूसरी चीज है कंसर्न है, एनवायरमेंट का जो कंसर्न है वे खराब होता जा रहा है। उसके अलावा वेलफेयर का जो कंसर्न है वे खराब होता जा रहा है। तो यूएन की जो फंडिंग है वे कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि कंट्रीज अपनी सोवर्निटी को बचाने के चक्कर में या फिर अपने एटीट्यूड जो, अगर एक्चुअली देखा जाए ना तो ये मिलिट्री की स्पेंडिंग बढ़ रही है यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के कारण। क्यों? क्योंकि वे रसिया के साथ उलझना चाहती थी। यानी उन्हें लग नहीं रहा, वे रसिया को एक कोने में दबा कर रखना चाहती थी। यानी आप देख के देखिए, यूक्रेन के अंदर उन्हें बेस बनाने की वो यूक्रेन को अपने नाटो के अंदर डालने की जरूरत क्या थी? जब रसिया और यूएसए के अंदर पहले से समझौता हो रखा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि नाटो का एक्सपेंशन ईस्ट यूरोप में नहीं किया जाएगा, फिर भी उसने किया। उसके बाद वे चाहता है कि यूक्रेन के अंदर भी बेस बनाया जाए। ये तो रसिया की सोवरेनिटी के ऊपर डायरेक्ट अटैक हो गया ना। तो रसिया तो ऐसा नहीं चाहेगा, हम भी तो नहीं चाहेंगे ना कि अगर श्रीलंका के अंदर चाइना बेस बना के बैठ जाए। हम भी तो नहीं चाहेंगे ना नेपाल में बेस बना के बैठ जाए। हम भी तो नहीं चाहेंगे ना कि बांग्लादेश में बेस बना के बैठ जाए। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हुआ है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ट्रू सिक्योरिटी इज नॉट मियरली मिलिट्री, कोई मिलिट्री की सिक्योरिटी नहीं है, बट लाइज करते हैं ह्यूमन के वेल बींग में, जो है हेल्थ केयर का, एजुकेशन का, क्लाइमेट रेजिलियंस का एंड पॉवर्टी के इरेडिकेशन का। तो जो मिलिट्री का जो बढ़ार है जिससे थ्रेटन हो रहा है ग्लोबल इक्विटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रोसेस, तो डिमांड है एक कोर्स के करेक्शन की जिससे सस्टेनेबल पीस एस्टेब्लिश की जा सके, पर ये मानने वाला कोई भी नहीं है। अब चौथा हमारा आज का टॉपिक है इंडिया और ब्राजील के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया ब्राजील के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हमें क्या पढ़ना है? हमें सभी को पता है मोदी जी अभी ब्राजील के अंदर यात्रा पर है, इसलिए ब्रिक्स की समिट हो रही है वहां पर। तो ब्रिक्स की समिट हो रही है ब्राजील के अंदर, उसके अंदर ब्राजील के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन अब की बार इंडिया का बना है, वे देख पर ही बनता है। देखने पर बनता क्या है? देखो, इसका कॉन्टेक्ट ये, फॉलोइंग द ब्रिक्स समिट इन रियो डी जेनेरियो, पीएम मोदी विजिटेड ब्राजीलिया where India and Brazil reaffirmed their strategic partnership by signaling 6 bilateral agreement किए है, जिससे हमने कोऑपरेशन को बूस्ट किया है। किस किस सेक्टर के अंदर? ट्रेड के अंदर, डिफेंस के अंदर, एनर्जी के अंदर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर। अब हाईलाइट किया है इस विजिट की, तो हाईलाइट है पहले तो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी इंडिया की। कैसी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी? तो पीएम मोदी को अवार्ड किया गया है कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। मतलब क्या है? ये ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, तो किसी फॉरेन नेशन को दिया जाता है, पीएम मोदी को दिया जाता है। पीएम मोदी का मतलब क्या है? पीएम मोदी का मतलब ये नहीं कि उन्हें इंडिविजुअली दिया गया, ये इंडिया के पीएम को दिया गया। इंडिया के पीएम को देने का मतलब है इंडिया के पूरी संपूर्ण जनता को दिया गया। जनता को देने का क्या मतलब है? कि हमने कुछ ऐसा उनके लिए ठीक ठाक किया है, बढ़िया किया है, जिससे वे मानते हैं कि हमें ऑनर दिया जाना चाहिए। इसके ऊपर जो हमने जॉइंट स्टैंड बनाया ब्राजील के साथ, क्या कि इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म के ऊपर और ग्लोबल डिप्लोमेसी ऑन ओवर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। हमारा ट्रेड एंड डिजिटल कोऑपरेशन कितना है? तो हमारा बायोलेटरल ट्रेड होता है $20 मिलियन का, मतलब होता भी नहीं है। हम 2030 तक अपने बायोलेटरल ट्रेड को 20 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की ऑब्जेक्टिव यानी लक्ष्य यानी गोल रखते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं हमने डिफेंस इंडस्ट्री टाइज को और डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन को, जैसे कि इंडिया का यूपीआई ब्राजील के अंदर अगर लॉन्च हो सकता है तो। 6 एग्रीमेंट साइन किए गए, वे किन किन के ऊपर किए गए? रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर साइन किया गया है, इसके अलावा कॉम्बैटिंग टेररिज्म के ऊपर किया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन के ऊपर किया गया, एग्रीकल्चर के ऊपर किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के ऊपर किया गया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन पर किया गया। इंडिया और ब्राजील की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आखिर है क्या और ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? 2006 से एस्टेब्लिश हुई है। कब से? जब आईबीएस से डायलॉग स्टार्ट हुआ। आईबीएस से क्या है? इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, ये 3 कंट्रीज का डायलॉग का फॉर्म एस्टेब्लिश हुआ था 2006 में, जब से इंडिया ने ब्राजील को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखना शुरू किया है। कौन कौन से एरिया से रिलेटेड है? एनर्जी की सिक्योरिटी से, डिफेंस से, एग्रीकल्चर से, बायोटेक से, क्लाइमेट चेंज से और यूएन रिफॉर्म से है। ग्लोबल साउथ एंड मल्टीलेटरलिज्म दोनों को क्या स्टैंड है दोनों का? तो दोनों सपोर्ट करते हैं इक्विटी फॉर डेवलपमेंट नेशंस के लिए इन डब्ल्यूटीओ के अंदर और यूएन के अंदर और क्लाइमेट टॉक्स के अंदर। परमानेंट जो यूएनएससी की जो सीट्स है वी आर G4 ग्रुप इन इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, ये दोनों के दोनों, ये चारों के चारों परमानेंट सीट चाहते हैं यूएनएससी के अंदर। इनके अगेंस्ट क्या चीज है? इनके अगेंस्ट है कॉफी क्लब। कॉफी क्लब क्या है? ये जो G4 है, G4 नेशन इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, ये तो चाहते हैं कि इन चारों के अंदर यूएनएससी की परमानेंट सीट मिले। पर इन चारों का विरोध करने के लिए इनके 4 पड़ोसी है और इससे भी ज्यादा पड़ोसी या दूसरे नेशंस हैं जो कहते हैं कि इन्हें सीट नहीं मिलनी चाहिए यूएनएससी के अंदर क्योंकि हमारे इंटरेस्ट प्रभावित होंगे। वे क्या? इंडिया का विरोध कर रहा है।
पाकिस्तान ब्राजील का विरोध कर रहा है, अर्जेंटीना जर्मनी का विरोध कर रहा है, इटली जापान का विरोध कर रहा है, साउथ कोरिया, क्योंकि सबके सब पड़ोसी, और पड़ोसी होते तो सबकी भिड़ी रहती, कोई भी अच्छा एक दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। सही बात है। अगला, आसदा मौसम बोनाम। आप सभी को ये फिल्म्स पर्सपेक्टिव से यहाँ पर लिया गया है ये टॉपिक। इसके अंदर क्या है, हमारे कल्चर का जो सिग्निफिकेंस है ये हमने पहले भी पढ़ चुका है, उस कल्चर के सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए आज ये टॉपिक लिया गया। इसके अंदर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रीलिम्स के अंदर अलग अलग हमारे कल्चर्स को मनाने वाले जो इवेंट्स और इंसिडेंट्स आते हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो ऑप्शंस बनाए जाते हैं प्रीलिम्स में, और फिर मैचिंग का आता है साइड में, उन मैचिंग के अंदर ये आ सकता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान रखने के लिए एक छोटा सा टॉपिक लिया गया है। आपको यहाँ पर सिर्फ ज्यादा ध्यान नहीं रखना, ज्यादा सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये टॉपिक है किस चीज से रिलेटेड, और किस चीज से रिलेटेड के अलावा ये किस स्टेट का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट इसका असदा जो मासम है, वुमेन डिवोटीज फॉर बोनम रिचुअल फूड पोट टू गोडेस कनका दुर्गा एंड इंद्र केलाद्री हिल विजयवाड़ा। यानी इसमें क्या है, ये हमारे एक त्योहार मनाया जाता है हमारे देश के अंदर। इसके अंदर गोडेस कनक दुर्गा को जो महिलाएं हैं डिवोटी, जो उनके भक्त हैं, वे एक फूड पोर्ट के जरिए इस त्योहार को मनाती है। ये इसके अंदर हमें जो चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली है भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। बोनम का मतलब क्या है, एक ट्रेडिशनल पोर्ट होता है, इसके अंदर कुक्ड राइस खाया जाता है, ये किस महीने के अंदर मनाया जाता है, जून जुलाई के अंदर मनाया जाता है तेलुगु कैलेंडर के अनुसार, और इसके अंदर दुर्गा माता दुर्गा का होती है जो शक्ति का प्रतीक है। ये इन अब इसके अलावा ये जो कंसिडर किया जाता है इन ऑस्पियस फॉर मैरिजेस के लिए, बट स्पिरिचुअल पोर्टेंट होते हैं डिवोशन ऑफ के लिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली ये आंध्र प्रदेश का त्योहार है, यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ है हमारा देश का, जो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। ये छोटा सा टॉपिक था। इसके अलावा अगला टॉपिक हमारा कडलोर ट्रेन एक्सीडेंट। एक्चुअली हुआ क्या है ना, जो ट्रेन का पाथ बना हुआ था, उस ट्रेन के पाथ के ऊपर एक स्कूल बस जिसके अंदर 4 स्टूडेंट थे और एक ड्राइवर था, वे इसे क्रॉस कर रहे थे। क्रॉस करते टाइम हुआ क्या, ट्रेन ने आके इसे टक्कर मार दी। या कहे कि ट्रेन तो अपने पाथ पे चल रही थी, ये ट्रेन के बीच के पाथ में आ गई। लगभग 50 मीटर तक इसे घसीटते हुए लेके जाया गया और फिर इसे साइड में फेंक दिया गया। इसके अंदर 3 बच्चों की डेथ हो गई है। जो चौथा बच्चा था वे अभी हॉस्पिटल में है, और जो ड्राइवर था वे भी अभी हॉस्पिटल में है। जब ये यहाँ पर दूध फेंक दी ट्रेन ने, तो यहाँ पर एक व्यक्ति आया, उसने उन बच्चों को बचाने की कोशिश की। तब यहाँ पर जो सिग्नल जो तार लगे हुए थे ना इलेक्ट्रिसिटी के, वे तार टूटकर उसे लगा और वे भी इंजर्ड हुआ, और वे भी इस टाइम पर हॉस्पिटल में है। तो यहाँ पर कंसर्न क्या उभर कर आते हैं, कंसर्न देखो ये उभर कर आ रहे हैं, तो एक्सीडेंट अगर कहीं भी हो रहा है ना, तो वे हमारा गवर्नेंस का फेलियर दिखा रहा है। गवर्नेंस का फेलियर क्यों दिखा रहा है, यानी हम इतनी चीजें मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं कि हम एक्सीडेंट्स को रोक पाए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट्स अपनी मर्जी से तो करेगा नहीं, इसमें इंटेंशन नहीं होती है। अगर इंटेंशन नहीं होती है, ये 2 चीजें हो सकती है। पहली क्या, पहली तो होगी लापरवाही, दूसरी क्या होगी, उस लापरवाही को रोकने में नाकाम हमारा सिस्टम। यहाँ पर दोनों ही देखी गई है। कैसे देखी गई है यार, एक बात बताओ, जब ये यहाँ पर क्रॉसिंग बनाई गई है, उस क्रॉसिंग से पहले यहाँ पर रेलवे के फाटक भी होंगे। उन फाटक को या तो सही टाइम पर बंद नहीं किया गया है, पहला कंसर्न तो यहीं पर आ गया है। दूसरा, जब यहाँ पर स्कूल बस थी, टाइमिंग वगैरह रेलवे की यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट होनी चाहिए ना, कितने बजे आ रही है दिख रही है। इस रेलवे क्रॉसिंग को कर क्यों नहीं पाई, या तो इस व्यक्ति की खुद की लापरवाही है, लापरवाही तो हम इसे जागरूक क्यों नहीं बना पाए, या फिर जो फाटक ढंग पर टाइम पर बंद नहीं किया गया, फाटक अगर टाइम पर बंद नहीं किया गया तो ये भी सिस्टम का फेलियर है। इसके अलावा अगर ये पटरी के ट्रैक पर कहीं पर फंसी है, अभी तक पता नहीं है कि रीजन पूरा ढंग से क्यों हुआ, क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। अगर ये ट्रैक पर फंसी है तो भी हमारे सिस्टम का फेलियर है कि हमने सही से क्रॉसिंग नहीं बना पाए। चौथा, ऐसा खुली ओपन क्रॉसिंग बनाई क्यों रखी है, तो और भी बड़ा फेलियर है। या तो इसे अंडरग्राउंड बनाया जाना चाहिए था, या फिर इसके ऊपर से पुल बनाया जाना चाहिए था जिसके ऊपर से क्रॉसिंग की जाए। ये जो सिस्टम बिना पुल के और अंडरग्राउंड के बनाया गया, तो ये तो खुद जो हादसे है उन्हें इनविटेशन दे रखा है। क्योंकि एक बार अगर फाटक किसी तरह से क्रॉस हो गया, उसके बाद तो सब कुछ भगवान भरोसे ही है।
ये सब को सब हमारे सिस्टम के फेलियर को दिखा रहा है। इसी कारण अभी क्या हो रहा है, इसमें एथिकल इश्यूज क्या उभर कर रहा है, पब्लिक ड्यूटी का वोलेशन। कह रहे हैं कि गेट कीपर था, उसने अपनी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटर प्रोसीजर्स होते हैं उन्हें फॉलो नहीं किया। ड्राइवर के ऊपर नाम लगा रहा जा रहा है कि उसने ढंग से ड्राइविंग नहीं की। एडमिनिस्ट्रेशन की जो एपाथी है, ये कह रहे हैं कि जो सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने बनाने के लिए डीएम के पास पूरा का पूरा मॉडल बनाकर भेज दिया था, पर डीएम ने उसे अभी तक अप्रूव नहीं किया था। तो मोरल करेज है भेजा रहा है गेट कीपर को, फेल्ड अंडर प्रेशर गेट की। क्या हुआ क्या कि कुछ बाइक वाले हैं ना, उसे गेट कीपर से बोलने लगे कि अरे फाटक खोल, हमें जाना भी तो ट्रेन काफी दूर है। उनके प्रेशर में आकर उसने गेट खोल दिया था, ऐसा कहा जा रहा है। फिर मोब जस्टिस मोब ने क्या किया कि उस गेट कीपर के ऊपर गुस्सा करके लास्ट में कि उसने फाटक क्यों खोला, उसके ऊपर उसे मारना शुरू कर दिया। यानी मोब खुद ही अपने आप में जस्टिस देने की कोशिश करते हैं, जो एट लास्ट इनजस्टिस के रूप में सामने आता है। इसके अंदर वैल्यू इग्नोर कौन सी की गई, इंटीग्रिटी ब्रीच हुई है, अकाउंटेबिलिटी अवॉइड हुई है, प्रोफेशनल एथिक्स इग्नोर हुई है, रूल ऑफ लॉ अंडरमाइन किया गया है, रोल मोरल करेज लैक हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेड हुई है, प्रूडेंस एब्सेंट थी, जस्टिस डिनाइड हुआ, नोल मेलिफिसेंस वोलेशन हुआ, कंपैशन मिसिंग हुआ। ये सब कुछ ए टू जेड आपके जीएस पेपर 4 से जुड़ रहा है। और ये काफी बेहतर एग्जाम्पल बनता है, पर 3 बच्चों की यहाँ पर जान चली गई, चौथा बच्चा क्रिटिकल हालत में है। इन सभी के लिए हम सभी को दुआएं करनी चाहिए। हम चाहेंगे कि सभी बच्चे, 3 बच्चों की आत्मा को शांति मिले और चौथा बच्चा उसके अंदर बच जाए, और ड्राइवर और जो दूसरा व्यक्ति था वे भी इसके अंदर बच जाए, एटलीस्ट कम से कम वे तो बचे। पर फिर भी हमारे सिस्टम का फेलियर है, और ये हमें बताता है कि हमें जो अपनी पॉलिसीज है वे ह्यूमन लाइफ को सेंटर में रख के सीरियसली रिवाइज करनी होगी। क्योंकि ये हम अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भी अगर ऐसे नेग्लिजियंस वाले एक्सीडेंट होते हैं ना, तो ये हमारे कंट्री के डेवलपिंग नेचर को दिखाता है कि हमें अभी भी डेवलप होने में 100 साल और लगेंगे। करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग जो प्रोसेसर्स हैं उन्हें प्लस एथिक्स की ट्रेनिंग दी जाए ग्राउंड स्टाफ को, जिससे कि वे किसी के दूसरे के प्रेशर के अंदर ना आए। एड्रेस किया जाए सिस्टमेटिक डिलेज को, अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स किया जाए, पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाए जिससे ऑटो गेट्स बने, यानी कोई व्यक्ति खुद ना खोल सके, व्यक्ति की मर्जी ना चले, बल्कि टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑटो गेट्स बने, सीसीटीवी लगाया जाए, इंटरलॉकिंग बनाया जाए, और एथिकल रेजिडेंस इन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो एथिकल रेजिडेंस है वे डाली जाए। इसके अलावा पुल वगैरह बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जाए, या फिर अंडरग्राउंड चीजें बनाई जाए। ठीक है, अगला टॉपिक पे चलते हैं, क्लासरूम रिफॉर्म के केरला। केरला के अंदर हुआ क्या है कि केरल के अंदर जो रिफॉर्म है, केरल वैसे भी अपने रिफॉर्म्स के लिए हमेशा से जाना जाता है। केरल के अंदर जो ये रिफॉर्म आए हैं, इन रिफॉर्म्स के अंदर एक आज और रिफॉर्म हमारे उसके अंदर है चर्चा में। क्या रिफॉर्म चर्चा में, केरल में ये है ना, एक मलयालम फिल्म आई थी ये सथानार्थी श्री कुटम। इस तरह क्या हुआ था, क्लासरूम का तो हमारा टिपिकल क्लासरूम का सेटिंग क्या होती है, हमारी सेटिंग ये होती है, यहाँ पर टीचर होता है, टीचर के अलावा यहाँ आगे बेंच डले होते हैं बच्चों के, ऐसे करके रोज में। अब रोज में बेंच डले होते हैं, तो पीछे के बच्चे होते हैं, ये कहलाते हैं बैंक बेंचर। अब जब ये बैक बेंचर कहलाते हैं, तो इनके ऊपर टीचर भी थोड़ा ध्यान कम देता है, क्योंकि एटीट्यूड का डिफरेंट आ जाता है। मान के चलते हैं कि पीछे तो बैठे बच्चे नालायक हैं, ये शरारते करने के लिए आए हैं, और टीचर का जब एटीट्यूड आता है तो बच्चे का खुद का भी एटीट्यूड ऐसे बनने लगता है कि पीछे बैठने का मतलब आएगा, हमें तो मौज मस्ती करनी है, हमें पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई वाले का काम तो अगली बेंच वाले जो फर्स्ट बेंचर से इनका होता है। तो केरल की जो ये फिल्म थी ना, इसके अंदर एक मॉडल बनाया गया है कि यहाँ पर टीचर होगा, और यहाँ पर सेमी सर्कुलर ऐसे बेंच डले होंगे, सेमी सर्कुलर बना था। तो अब यहाँ पर कोई भी बच्चा बैंक बेंचर बचा ही नहीं। यहाँ पर जैसे 3 बच्चे बैठे हो, यहाँ पर भी 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 3, और यहाँ पर भी 3। अब यहाँ पर इसके अंदर कोई भी बैंक बेंचर बचा ही नहीं। अगर कोई बैंक बेंचर ही नहीं बचा, तो उनका जो एटीट्यूड है वे खराब नहीं होगा। एटीट्यूड खराब नहीं होगा तो वे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, और टीचर भी खुद उनका पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे पाएगा। उनका जो इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। इंटरेक्शन बढ़ेगा तो उसका तो उस बच्चे के अंदर पढ़ाई के प्रति जो रुचि है, ये रुचि बढ़ने की बड़ी संभावना है। अगर ये रुचि बढ़ गई तो वे अपनी जो लाइफ है उस लाइफ को एक डायरेक्शन दे पाए। अगर वे नहीं दे पा रहा है, तो उनका जो टीचर है अगर उसका नेगेटिव एटीट्यूड नहीं बना है, और वे एटीट्यूड पॉजिटिव ही रहा है, तो वे भी उस बच्चे को डायरेक्शन देने में हेल्प करेगा। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाएगा, कैसे पॉसिबल तब हो पाएगा जब इंटरेक्शन बढ़े टीचर एंड स्टूडेंट के बीच, प्राइमरी लेवल पर
ये इंटरेक्शन बढ़ना बेस बनाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो वर्तमान के लिए नहीं है, अगले 20 साल बाद के लिए। जो बच्चा आज फर्स्ट क्लास के अंदर है, अगले 20 साल बाद यानी 2046 में वे बच्चा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा, और उस समय हमें उसे स्किल्स की जरूरत होगी अपने नेशन के डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम को कोलैबोरेटिव, इंटरैक्टिव होने की जरूरत है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ हाईलाइट क्या हुई है, ये अच्छी बात तो इसकी ये है कि सिनेमा से उठाकर रियल लाइफ के अंदर रिफॉर्म कर दिए गए हैं। 6 से ज़्यादा स्कूल्स ने इस रिफॉर्म को अडेप्ट कर लिया है। फ्रंट बेंचर और बैक बेंचर का डिवाइड खत्म हो गया है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इससे बड़ी है। इसका सिग्निफिकेंट क्या होता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस पड़ा है, सॉफ्टवेयर एजुकेशन को दिखाता है। इक्विटी बढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बढ़ी है, मोरालिटी को लेके आने का प्रयास किया गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 अवे इसके साथ अलाइन होता है। वो जो ग्रास रूट के जो इनोवेशन और लीडरशिप है वे भी इसके अंदर दिखाया जाता है, और डिजाइन को मैटर करता है पढ़ाने के अंदर। कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के साथ अलाइन है। ये इंक्लूसिविटी को बढ़ाएगा, इंक्लूसिविटी बढ़ेगी तो इसके अंदर पॉवर्टी कम होगी, पॉवर्टी कम हो रही है, इंक्लूसिविटी बढ़ रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल होंगे पूरे, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल पूरा होगा, नेशन का डेवलपमेंट होगा, नेशन का डेवलपमेंट होगा, सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म आएगा मतलब सभी की जो इनकम इनक्वालिटी है वे कम होगी, और सभी का जो लाइफ स्टाइल है वे बढ़ेगा, और ह्यूमन की जो पोटेंशियल है वो सामने आएगी। इसके अलावा अगला इसी से रिलेटेड एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का एग्जाम्पल हमें देखना है। इसमें हुआ क्या, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, इस स्कूल के बच्चों ने लगभग ऑलमोस्ट 600 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर लिया है। तो ये हमारे इस स्कूल को बनाने के पीछे जो गोल ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव की सक्सेस दिखाता है। कैसे, देखिए एक रेजिडेंशियल स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल का मतलब क्या है, और एकलव्य मॉडल, एकलव्य नाम का मतलब क्या है। एकलव्य आप हम सभी को पता है एक आदिवासी था। ये जो स्कूल्स बनाए गए एसटीज के लिए बनाए गए, ट्राइब्स के लिए, जनजातियों के लिए बनाया गया। रेजिडेंशियल क्यों बनाया गया, रेजिडेंशियल इसलिए बनाया गया कि जो ट्राइब्स होते हैं उनका एक मुख्य फैक्टर होता है, वे जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होती हैं। अब उन्हें अगर पढ़ाई करानी है तो एक ऐसा स्थान चाहिए जहां पर उन्हें पढ़ाई के साथ साथ आवास भी दिया जा सके, हैबिटेट भी दिया जा सके, जहां पर रहने की सुविधा भी हो। इसीलिए एकलव्य स्टडी स्कूल्स का मॉडल बनाया गया था, जो रेजिडेंशियल, जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं भाई, ये रेजिडेंस, यहाँ पर बच्चा रहेगा भी, खाना पीना भी करेगा और पढ़ाई भी करेगा। तो ये लगभग 600 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर करे हैं। तो ये स्कूल आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर के अंदर, और ये हम अपने यहाँ पे जो पॉलिसी है उसकी सक्सेस दिखाता है। जब ऐसी सक्सेस होती है ना, ऐसी सक्सेस से मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा दूसरी पॉलिसी जैसी बनाने को। और जब ये मोटिवेशन मिलेगा तो जो सक्सेस का जो सफल होने का रेट है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। उसके अलावा अब इसके अंदर और भी ज्यादा रिफॉर्म किए जा सकेंगे। रिफॉर्म करने के अलावा क्या किया जा सकेगा, जो हमारे पॉलिसीज के अंदर जो फीडबैक मिलता है ना, वो फीडबैक पॉजिटिव होगा। और अगर ये फीडबैक पॉजिटिव होगा तो इससे जो लोगों का जो एटीट्यूड है सरकारी स्कूल्स को लेकर वे भी चेंज होगा, वे भी पॉजिटिव बनेगा। अगर लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव बनेगा तो वे बच्चों का इंक्लूसिविटी हो, बच्चों को और ज्यादा स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो वे अपने स्किल्स का डेवलपमेंट कर पाएंगे, जो ओवरऑल नेशन को भी और राष्ट्र दुनिया को भी सभी को फायदा देगी। तो हर एक सक्सेस अपने साथ पूरे नेशन का और पूरे ग्लोब का हित छुपाए रखती है। तब लॉन्च किसने की थी, कहाँ पर की गई थी, मिनिस्ट्री से किससे फंडेड है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये टारगेट करती है शेड्यूल कास्ट को और पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इक्वालिटी के साथ रेजिडेंशियल सेवा प्रदान करते हुए शिक्षा दी जाए, और रिमोट एंड अंडर डेवलप ट्राइबल एरियाज के अंदर इन स्कूल को एस्टेब्लिश किया गया है। इसके की फीचर्स क्या है, इसमें फ्री रेजिडेंशियल स्कूलिंग दी जाती है, जिसके अंदर बोर्डिंग, फूड, यूनिफॉर्म और बुक सब कुछ फ्री होता है। फोकस किया जाता है स्टेम के ऊपर। स्टेम का मतलब क्या है, स्पो क्या कहते हैं,
साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इसके अलावा जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो पढ़ाई होती है उसे स्टेम के अंदर कहा जाता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स, आर्ट और ट्राइबल कल्चर को भी फोकस करता है। कोचिंग इसके अंदर जो नेट की, आईआईटी, जेई की वगैरह की दी जाती है और अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दी जाती है। कोरिकुलम इसका ब्लेंड करता है मॉडर्न एजुकेशन को, ट्राइबल वैल्यूज को, नॉलेज सिस्टम को। कोचिंग सेंटर ये पार्टनरशिप करता है कुछ कोचिंग सेंटर्स के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट टाइम डेटा ड्रिवन ट्रैकिंग है ईईएमआरएस के आउटकम्स की और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को अगर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के अंदर ये बढ़ाता है। इस तरह यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। कंक्लूजन भी इसके अंदर यही आता है कि एक सफलता पूरे कंट्री के डेवलपमेंट को बढ़ाने में योगदान देती है। इसके अलावा अगला टॉपिक है सियरा लियोन का। सियरा लियोन के अंदर हमें आज ये पढ़ना क्यों, अगर सियरा लियोन का ना एक आइलैंड है टर्टल आइलैंड, उस टर्टल आइलैंड के अंदर भी एक और आइलैंड है नियानगाई आइलैंड। यानी टर्टल आइलैंड्स हैं काफी सारे, उन आइलैंड्स के अंदर एक और आइलैंड है नियानगाई आइलैंड। इस नियानगाई आइलैंड का ऑलमोस्ट 2/3 जो लैंड था वो इरोज हो गया है। कैसे हो गया, सी लेवल के बढ़ने के कारण वे पानी के अंदर डूब गया है, जिसके कारण वे जो पहले इतना बड़ा अगर आइलैंड था तो अब सिर्फ इतना रह गया है। ये कंसर्न दिखाता है हमारे डेवलपमेंट के साथ, हम इकोलॉजी को जो प्रभावित कर रहे हैं उसे। जैसे कि हमने बायोडाइवर्सिटी का पहले हॉर्नबिल वाले का पढ़ा था ना टॉपिक, ये भी बिल्कुल उसी के जैसा। सियरा लियोन है क्या, अफ्रीका के वेस्ट अफ्रीका के अंदर अगर हम जाएंगे तो जहां पर घाना हमें यात्रा कर रहे हैं मोदी जी, उससे सिर्फ पड़ोस का थोड़ा बहुत, पड़ोस के अंदर एक देश है सियरा लियोन, यहाँ पर ये गिनिया के नीचे है। अब इसके की फैक्टर क्या है, इसकी लोकेशन बता दी गई है कि टर्टल आइलैंड है सियरा लियोन के अंदर, जो वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है। बॉर्डर करता है गियाना से नॉर्थ में, लीब्रिया से साउथ ईस्ट के अंदर, और अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट के अंदर। इसका वो पॉपुलेशन है वे डिक्लाइन होती जा रही है लगातार 10 साल के अंदर। और इम्पैक्ट इससे क्या पड़े, के लॉस ऑफ होम्स हुआ है, घर खत्म हुआ है। पहले इस आइलैंड की पॉपुलेशन 1000 हुआ करती थी, अब 300 से भी कम रह गई है। बीचीज खत्म हुए हैं, ट्रीज खत्म हुए हैं, फार्मलैंड खत्म हुए हैं, फिशिंग ग्राउंड खत्म हुए हैं। इससे क्या हुआ, इससे आजीविका प्रभावित हुई है। आजीविका प्रभावित क्या होगी, तो पूरा जो आइलैंड है वे फिर से पॉवर्टी की चपेट में चला जाएगा। पॉवर्टी की चपेट में चला जाएगा तो इनके अंदर भी तो डेवलपमेंट का गोल इंक्लूसिविटी होगा ना, वे पूरा नहीं होगा। वे पूरा नहीं होगा तो इससे क्या होगा, इनकी जो नेशन का डेवलपमेंट है वे ढंग से नहीं हो पाएगा। नेशन का डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाएगा तो इनके जो लोगों का लाइफ स्टाइल है वे नहीं बढ़ पाएगा। ये पूरा का पूरा चैनल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये सब कुछ इसके पीछे रीजन क्या है, वही हमारा ढंग से डेवलपमेंट ना कर पाना, वो जो नेचर है उस नेचर को इग्नोर करना, जिससे सी लेवल राइज बढ़ता है। सी लेवल का राइज बढ़ेगा तो ऐसे जो आइलैंड्स हैं वे डूबेंगे। और इन नेचर को ढंग से ना ध्यान रखने के ऊपर डेवलपमेंट कर कौन रही है, डेवलप नेशन। और ये भुगतना किसे पड़ रहा है, डेवलपिंग नेशंस को। देख लीजिए। इसके अलावा सी लेवल की जो राइज हो रही है, क्लाइमेट का इनजस्टिस के द्वारा जो हो रहा है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे वे सभी भी मैंने यहाँ पर लिख दिए। आपका आज का लास्ट टॉपिक आता है इनहांस पोस्टपेड अपटेक। इसे मतलब क्या है, देखो हम जब क्या कहते हैं पौधे उगते हैं ना, पौधे उगते टाइम पर कुछ मिनरल्स की उन्हें जरूरत होती है। एक तो मेजर होते हैं, एक माइनर होते हैं। माइनर न्यूट्रिएंट्स और मेजर न्यूट्रिएंट्स दोनों की उन्हें जरूरत होती है। उनमें से एक है फॉस्फोरस। ये इतना जरूरी क्या है कि ग्रोथ मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अगर ग्रोथ मेंटेन ढंग से हो जाएगी तो यानी उसके अंदर हमें जो खाद वगैरह डालनी पड़ रही है वे कम डालनी पड़ेगी। अगर खाद वगैरह कम डालनी पड़ेगी तो पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन कैसा कम होगा, वाटर पोल्यूशन भी, लैंड पोल्यूशन भी। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ, अगर खाद फर्टिलाइजर कम यूज किए जाएंगे तो कैंसर वगैरह कम होगा। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। यानी सारी सारी चीज लिंक है कि जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं किसी पौधे को, वे कितनी बेहतर मात्रा में उन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर पाता है। उस कंज्यूम से लेकर उसकी ग्रोथ तक ये सारी की सारी चीजें स्टेक पर आ जाती हैं, अगर उसे न्यूट्रिएंट्स बढ़िया नहीं मिल पाते हैं तो। अगर हम ये इसका सॉल्यूशन कर कैसे सकते हैं, तो हमारे पास आज के समय पे टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर कैस9 का मतलब क्या है, ये मान लीजिए एक कैंची है। क्या एक एक कैंची है, वे क्या करती है, ये जीन से डीएनए है मान लीजिए, ये जो डीएनए है, डीएनए का थ्रेड है,
मान लीजिए उसके अंदर से कोई ऐसा गुण है जो इसे जल्दी वो मतलब इसके फॉस्फेट की मात्रा को कम कर रहा है, और एक कोई ऐसा गुण है जो इसके फॉस्फेट की मात्रा को बढ़ा सकता है, कोई जीन। तो ये करेगी क्या, जो कम कर रहा है ना उस जीन को तो काट के अलग कर देगी। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ये करेगी क्या, जो ये जो जीन जो उसे कम कर रहा था ना, इसे तो काट कर, वाह क्या पेन लिया है, जो जीन है ना इस जो इसे कम कर रहा था इसे तो काट कर अलग कर देगी। और जो दूसरा जीन उसे फॉस्फेट की मात्रा को बढ़ा सकता था, उन पर ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, तो इसके एक्सप्रेशन को बढ़ा देगी, इसे एक्सप्रेस कर देगा। कैसे कर देगा, किसी दूसरे फसल से लेकर वैसे वाला जीन उसके अंदर डाल देगा, जिससे उसका कॉम्बाइन हो जाए और कॉम्बिनेशन होने से एक्सप्रेस हो जाएगा। यहाँ पर समझ में नहीं आया। देखिए, हम सभी जो गवर्न हो रहे हैं ना, तो ये हमारा माइंड है। हमारे माइंड के अंदर जो सारी की सारी चीजें रिलेटेड है ना, वे हमारे डीएनए से है। डीएनए मान लीजिए किसी भी कोशिका का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब क्या है, जो डायरेक्शन देता है ना कोई भी चीज कैसी होगी, वे डीएनए ही देता है। उस डीएनए के अंदर ना लाखों जीन्स होते हैं। इन जीन्स के अंदर अलग अलग प्रकार, हर जीन अपने आप में अलग अलग प्रकार का गुण लिए होता है, यानी अलग अलग प्रकार की डायरेक्शन लिए होता है। कोई जीन होता है कि आंखों का कलर कैसा होगा, कोई जीन होता है कि उस व्यक्ति का जो फीचर दिखने में व्यक्ति कैसा होगा, कोई जीन होता है उसके बालों का रंग कैसा होगा, कोई जीन होता है कि वो कितनी लंबी हाइट प्राप्त करेगा, कोई दिन होता है कि वे उसके जो मेटाबॉलिज्म में कितना अच्छा होगा। अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार के जो गुण होते हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं। अब ये इसके अंदर कुछ जीन होते हैं, वे हो जाते हैं एक्सप्रेस। जो जीन एक्सप्रेस हो गया, यानी जिस जीन को अपना कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जब कॉम्बिनेशन मिल जाता है ना, जब ये जीन एक्सप्रेस हो जाता है। अगर जिस जीन को अपना कॉम्बिनेशन मिल गया वे तो हो जाता है एक्सप्रेस, और उसका गुण दिखने लग जाएगा उस शरीर में। जिस जीन को उसका कॉम्बिनेशन नहीं मिला वे एक्सप्रेस नहीं होगा, जब एक्सप्रेस नहीं होगा तो वे वैसा का वैसा रह जाएगा, उसका कोई इफेक्ट शरीर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो क्रिस्पर कैसलाइन करता क्या है कि जो जीन एक्सप्रेस हो रखा है और जो फोस्फेट की ग्रोथ को रोक रहा है, उस जीन को तो काट कर अलग कर देगा। और हम टेक्नोलॉजी के द्वारा हम दूसरा जीन किसी और डीएनए से काटकर इसके अंदर डाल देंगे, जिससे वे दोनों अपना कॉम्बिनेशन प्राप्त कर जाए, और कॉम्बिनेशन प्राप्त करते तो वो एक्सप्रेस हो जाए। एक्सप्रेस हो जाए तो हमें फोस्फेट का गुण मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखने को मिलना क्या है, देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, साइंटिस्ट एट NIPGR दिल्ली यूज्ड क्रिस्पर Cas9 टू एडिट राइज इनहांसिंग फोस्फेट अपटेक एंड यील्ड। अब यहाँ पर एक डाउट आपको आना चाहिए कि NIPGR है क्या। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम एंड रिसर्च, दिल्ली के अंदर बेस्ड है। उसने किया है क्रिस्पर Cas9 को एडिट करने के लिए जैपोनिका राइस के अंदर, जिससे फोस्फेट के अपडेट और उसकी जो यील्ड है, उत्पादकता है, उसे बढ़ाया जा सके। की हाईलाइट क्या है, जो फोस्फेट एसेंशियल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इससे फर्टिलाइजर को अपडेट जो एफिशिएंसी है वो 15 से 20% रह जाती है। देखो क्या होता है कि फर्टिलाइजर जो हम किसी के अंदर डालते हैं ना, पौधों के अंदर डालते हैं, तो ये फर्टिलाइजर जो यूज करता है पौधे, अगर हमने 100% फर्टिलाइजर डाला तो उसमें सिर्फ 15 से 20% ही वे यूज कर पाता है। अगर कम यूज कर पा रहा है तो उसकी ग्रोथ भी कम होगी, ग्रोथ कम होगी तो उसका जो यील्ड है वे भी कम होगा। तो क्रिस्पर Cas9 की एप्लीकेशन क्या है, टारगेट करता है ये प्रमोटर ऑफ इसको। आपको ये सब याद नहीं रखना, जो मैंने बताया सिर्फ वही ध्यान रखना। इसे ये प्रमोट करेगा और इस वाले को रिप्रेस करेगा। ये मान लीजिए जीन ही है, जीन की तरफ मान लीजिए, इन्हें अगर रिप्रेस करने के से होगा क्या, इसकी रूट को बढ़ाने के प्रयास किया जाएगा, जिससे फोस्फेट का ट्रांसफर है ये बढ़ाया जा सके शरीर के अंदर, पौधे के शरीर के अंदर। इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, एक फुल फोस्फेट फर्टिलाइजर 20% यील्ड को इंक्रीज कर देता है, जिससे जो 10% फर्टिलाइजर के डोज है वे कम हो जाएंगे, मतलब सिर्फ 10% फर्टिलाइजर डोज की जरूरत पड़ेगी, और इससे 40% जो इन यील्ड है उसे इंक्रीज किया जा सकता है। नो कॉम्प्रोमाइज इन सीड क्वालिटीज ऑफ प्लांट हेल्थ, ये सबसे बड़ा रिजल्ट निकल कर आया है। इसके द्वारा प्लांट हेल्थ के अंदर और सीड क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। एग्रीकल्चर की जो एप्लीकेशन है इससे क्या होगा, रिड्यूस फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम होगी। यूजफुल होगा फॉस्फोरेट डेफिशिएंट इंडियन सोइल, जो हमारे भारतीय मृदा जिसके अंदर फॉस्फोरस की कमी है उनके अंदर भी ये यूजफुल होगा। वो ऐसी फसलें की जा सकेंगे जिनके अंदर फॉस्फोरस की आवश्यकता ज्यादा होती है और भूमि के अंदर कम है। इनपुट हायर आउटपुट, यानी इनपुट हम कम लगाकर भी हायर आउटपुट प्राप्त कर सकेंगे। और अडेप्टेड है इंडियन राइस वेराइटी से, हमारे जो राइस की वेराइटीज है इंडिया के अंदर उगाए जाते हैं उसके साथ ही अडेप्टेशन कर पाता है।
बायोसेफ्टी के रेगुलेशन इसके अंदर क्या है, ऑफ टारगेट चेक्स है, यानी नो म्यूटेशन इसके अंदर कोई भी नहीं होती है, नो फॉरेन डीएनए, कोई बाहर से डीएनए नहीं लिया गया है, जीन एडिटेड की लाइन यूज की गई है, यानी इसके अंदर कोई ट्रांसजेनिक जीन नहीं होता है, यानी इसका मतलब है कि दूसरे जीव से कोई जीन उठाकर इसके अंदर नहीं लिया गया, इसके कोई खुद के जीन है, उस एक को रिप्रेस कर दिया गया और दूसरे को उसके अंदर एक्सप्रेस कर दिया गया है, ये हेल्प किया करता है। इसे क्रिस्पर कैस9 का यूज किया गया। क्रिस्पर कैस9 क्या है, ये कैंची मान लो, कैंची, इससे क्या कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेट शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, आपको याद नहीं करनी है, मान के चलना ये कैंची है जो जीन को काटने का काम करती है। टूल है प्रिसाइज जीनोम एडिटिंग के लिए, यूज किया जाता है जीन को नॉकआउट करने के लिए, इंसर्शन के लिए और सीक्वेंस के मॉडिफिकेशन के लिए प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स के अंदर। इस तरह आपके आज का टॉपिक भी सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से हम कल मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।